हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका जो पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, सो हम रिसर्च मेथडोलॉजीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज के इस सेशन में देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह रिलीज कर चुके हैं। तो उसकी लास्ट डेट है आपकी 14th ऑफ मार्च 2023। याद रखना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी से 14 डेज रिमेनिंग है। जल्द से जल्द आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप कर लेना है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है सीट से रिलेटेड, किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, पैटर्न वगैरह। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। और उसी के साथ साथ आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, जिस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे हाईलाइट हो रखा है। उस नंबर पर आपको हमें कांटेक्ट करना है हमारे कोर्स से रिलेटेड, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए अगेन हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छा हमारा जो स्टूडेंट्स का पासिंग रेट था, काफ़ी अच्छा था हमारा रिजल्ट प्रीवियस ईयर बैच का। तो इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि हमारी टीम जो है टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहती है। तो याद रखना है आपको, बाकी कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जल्द से जल्द आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, प्रिपरेशंस करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड होता है, और हर एक फैकल्टीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सिलेबस फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हमारे थियोरी, एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, और आपको पता नहीं होता कि प्रॉपरली किस सीक्वेंस में आपको, किस टॉपिक वाइज में आपको स्टडी करना है। तो सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स में यहाँ पर आपको बता रखी है, विद अ मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कम डेज है, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारे गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है, विच इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स व्हाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
Okay, next question. First statement, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू-टेल्ड हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है. सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट में रिसर्चर दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के. ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड. सो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है. ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस. ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो. सो यस, वन टेल्ड हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है. दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, नेक्स्ट. In research report dash is used to acknowledge indebtedness. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं, और या फिर यू कैन से किसी के टू वर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जहां पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस. तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन डी आपको गिवन है इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा, इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विद पेज नंबर. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या होता है, अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे. अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हियर ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट्स. यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर, उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में, सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी. So this is very important in research. So that's why यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash refers to information that is generated to meet the specific requirements of the investigation at hand. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें रिसर्चर अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करता है. ओके, सो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. सो स्टूडेंट्स, अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके लिए एक की वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जनरेटेड. मीन्स यहाँ पर रिसर्चर ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया है. so, जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर जनरेट करता है वो प्राइमरी डेटा के अंडर आता है. ओके, अब रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर खुद ही डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं. ओके, एंड द सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है. ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है या फिर कोई पुराने रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी जो रिसर्च की होती है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा. सो हियर रिसर्चर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की है
कुछ न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने खुद ही जनरेट की है, सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा. नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट I10 इंडेक्स. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट I10 इंडेक्स. तो I10 इंडेक्स ये एक गूगल स्कॉलर इंडेक्स होता है. ओके, अब I10 इंडेक्स क्या होता है हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ओके, अगर मान लो किसी रिसर्चर का I10 इंडेक्स 12 है. ओके, मतलब उस रिसर्चर के 12 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा साइटेशंस होंगे. ओके, उसे हम कहते हैं I10 इंडेक्स. अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ऑप्शन ए आपको गिवन है, डिनोट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विथ लेस देन 10 citations. नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज I10 इंडेक्स ये नहीं बताता है कि किसी भी रिसर्चर के कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें 10 से कम साइटेशन है, बल्कि ये बताता है कि कितने 10 है और या फिर 10 से ज्यादा साइटेशन है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, डिनोट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विथ इक्वल टू 10. अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये भी नहीं बताता है कि 10 से इक्वल है. ओके, देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, डिनोट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विथ एटलीस्ट 10 साइटेशन. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज I10 इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी रिसर्चर के कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें उनके आर्टिकल्स को 10 या फिर 10 से ज्यादा साइटेशन है. ओके, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल? ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी. Then their larger their vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हैं दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Plagiarism, where writer changes a few words in the original text of another, is known as. इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी. ओके, सो ये डेफिनेशन में हमें गिवन है कि अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट लेते हो और उस टेक्स्ट में कुछ फ्यू वर्ड्स चेंजेस करते हो और कुछ वर्ड को रीअरेंज करते हो, सो वो उस प्लेजरिज्म को हम क्या कहेंगे? सो उस प्लेजरिज्म को हम कहेंगे वर्ड स्विचिंग. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्विचिंग. सो वर्ड स्विचिंग में आप क्या करते हो, किसी और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट लेते हो और उस टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स को चेंज करते हो और सेंटेंस को रीअरेंज करते हो और मेंशन करते हो. सो ये आपका कहलाता है, ये प्लेजरिज्म आपका होगा वर्ड स्विचिंग प्लेजरिज्म. ओके, देन आपको ऑप्शन ए गिवन है, डायरेक्ट कॉपिंग. डायरेक्ट कॉपिंग मीन्स आप एज इट इज कोई किसी रिसर्चर का टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को एज इट इज आप कॉपी कर रहे हो. सो ये भी प्लेजरिज्म होता है, बट फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ओके, देन आपको ऑप्शन सी गिवन है, पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग क्या होता है? किसी और रिसर्चर के वर्क को अपने ओन वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करते हो, तो उसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग. अगेन यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट है. सो यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्विचिंग. ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज गुड फॉर थीसिस रिपोर्ट. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, एक्सेल. एक्सेल क्या होता है? जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो. ये डेटा एनालिसिस टूल होता है. एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है. एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है और जिसमें रिसर्चर रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ना कि थीसिस लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी, वर्ड डॉक्यूमेंट.
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash a set of interrelated constructions, concepts, definitions and propositions that present a systematic view of phenomena। इस क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है एक जो कि एक सेट ऑफ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, डेफिनेशन और प्रिपोजिशन, ये सब मिलाकर किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है। सो उसे हम कहते हैं थ्योरी। सो थ्योरी कोई एक फेनोमेना को सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन करता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन ए गिवन है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट जो कि आपके थॉट्स और आइडियाज पर बेस्ड होते हैं, जो कि एक आपको कोई फेनोमेना को सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन नहीं करता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस या फिर गेसेस पर बेस्ड होता है। अगेन हाइपोथेसिस भी कोई फेनोमेना को सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन नहीं करता है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थ्योरी, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सबमिटिंग अ जर्नल व्हाट शुड अ कवर लेटर इंक्लूड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कवर लेटर क्या होता है, रिसर्चर आर्टिकल्स को जर्नल में पब्लिश करने के लिए एक फ्रंट लेटर लिखता है, उसे हम कहते हैं कवर लेटर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने जर्नल में कवर लेटर क्यों लिखते हैं। सो रिसर्चर अपने रिसर्च में कवर लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि रिसर्चर बताते हैं कि उनका वर्क कैसे रिलेटेड है इस जर्नल के कंटेंट से। ओके, सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड articulation of why the journal you choose is a good fit. Okay, and आज के लिए बस इतना ही, and thank you for watching this video.